बच्चों हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक कारक हम पढ़ेंगे। आज है हमारी क्लास फर्स्ट। तो मैंने हिंदी मेरे चैनल पे आपको सारी हिंदी ग्रामर की क्लासेस मिलेंगी, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे और अच्छे से आप इन्हें पढ़िएगा। आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कारक को। तो पहले हम कारक की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कारक क्या है। कारक शब्द कृत्य क्रिया अर्थात धातु से मिलकर बना है। तो कारक शब्द किससे मिलकर बना है? कृत्य क्रिया, जिसका अर्थ है, यहाँ मैंने लिखा है कृत्य धातु और क्रिया का अर्थ करना होता है। तो कृत्य धातु कह लो या क्रिया कह लो, एक ही बात होती है। तो इसका अर्थ होता है करना। अब ये है हमारी मेन डेफिनेशन कि हमारा कारक होता क्या है। जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वह कारक कहलाता है। मतलब जिस शब्द का हमारी वाक्य में जो क्रिया होती है उस क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वो हमारा कहलाता है कारक। तो ये हमें एग्जाम्पल से पता पड़ेगा और आगे भी मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी तो आपको क्लियर होता चला जाएगा कि कारक है क्या। अब कारक के हमारे भेद होते हैं 8। कारक के हमारे भेद होते हैं 8। हिंदी में हमारे कारक जो होता है 8 प्रकार का होता है, जबकि संस्कृत में 8 प्रकार का नहीं होता। क्योंकि हम यहाँ हिंदी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसलिए मैं हिंदी का बता रही हूँ कि हिंदी में कारक के भेद कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो एक कारक का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, फिर मैं आपको कारक के भेद बताऊंगी कि कौन कौन से भेद होते हैं कारक के। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे दशरथ के पुत्र राम ने रावण को सीता के लिए अयोध्या से जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से मारा। आप एग्जाम्पल में देखिए, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को सीता के लिए अयोध्या से जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से मारा। हालांकि इस वाले एग्जाम्पल में बहुत सारे कारक हैं, इस वाले एग्जाम्पल में बहुत सारे कारक हैं, लेकिन हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारा मेन कारक कौन सा है। हमें ये पता करना होगा कि हमारा मेन कारक कौन सा है, तो वो हमें डेफिनेशन से पता पड़ेगा। हमने डेफिनेशन पढ़ी, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वो हमारा मेन कारक होता है। इस एग्जाम्पल में बहुत से कारक हैं, लेकिन मेन कारक है हमारा जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया क्या है, देखिए इसमें हमारी क्रिया है मारा। श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से मारा, तो मारा हमारी क्या है, क्रिया। और इस क्रिया का संबंध किस पे जा रहा है, बाण से। मारा किससे मारा, बाण से मारा। यहाँ देखिए मारा उसने, लेकिन किस चीज से मारा, किस साधन से उसने मारा। जो मारने की जो उसने क्रिया करी है वो किस चीज से करी है, किस साधन से करी है, तो वो उसने बाण से करी है। तो बाण हमारा क्या हो गया, कारक हो गया। लेकिन बाण हमारा किस प्रकार का कारक है, ये मैं आगे आने वाले जो मैं एग्जाम्पल आगे जो टॉपिक पढ़ाऊंगी उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बाण हमारा कौन से प्रकार का कारक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो बच्चों हम अब पढ़ते हैं कि कारकों के प्रकार, हम पढ़ते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने पढ़ी थी कारक की डेफिनेशन कि कारक किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो वो कारक कहलाते हैं। और मुख्य कारक, अगर एक वाक्य में बहुत सारे कारक हैं तो उसमें हम मेन कारक कैसे पता करेंगे कि मेन कारक इसमें कौन सा है। तो मेन कारक वो होगा हमारा जो क्रिया के पास में होगा, वो हमारा मेन कारक होगा। अब हम कारकों के प्रकार पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि कारक के 8 भेद होते हैं, तो ये 8 आप जान लीजिए कि कौन कौन से कारक हमारे होते हैं। पहला है हमारा कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है कर्ण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब ये हमारे हो गए 8 प्रकार के कारक। और इनके कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ये जो हमारे 8 कारक हैं इनके कारक चिन्ह क्या क्या होते हैं ये भी आप जान लीजिए। तो कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने या शून्य। शून्य का मतलब होता है कि कभी कभी कर्ता कारक का
कारक चिन्ह वाक्य में नहीं होता, वो होता नहीं है, विलुप्त होता है, लुप्त होता है, तो उसे हमने यहाँ पे शून्य बोल दिया है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ शून्य का क्या मतलब है। दूसरा है कर्म कारक, उसका कारक चिन्ह है को या बिना चिन्ह के। बिना चिन्ह के मतलब वही वाक्य में कोई चिन्ह नहीं होता कभी कभी इस कारक का, तो इसलिए बिना चिन्ह पे। कर्ण का कारक चिन्ह है से, द्वारा, साथ, के कारण। संप्रदान कारक चिन्ह है के, लिए, को, हेतु, निमित्त से, निमित्त वहां तक। आपादान का कारक चिन्ह है से। संबंध का कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। अधिकरण का कारक चिन्ह है में, पर। संबोधन का कारक चिन्ह है हे, अजी, अरे, अहो। और इन शब्दों के साथ ये वाला चिन्ह जरूर आपको देखने को मिलेगा संबंध कारक में। तो लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ये पूछते हैं कि हिंदी में कारकों की संख्या है 8। ठीक है, कारकों की संख्या 8 है, लेकिन ये जो हमारा संबंध कारक, हिंदी में संबंध कारक और संबोधन कारक को तो देखिए, हिंदी में वैसे तो 8 कारक होते हैं, लेकिन संबंध कारक और संबोधन कारक को नहीं गिना जाता। तो अगर कभी कभी अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कारकों की संख्या अगर पूछ ले कि संख्या कितनी है कारकों की, और ऑप्शन में आ जाए, एक तो आ जाए 8, दूसरा आ जाए 6, तीसरा ऑप्शन आ जाए 5, और ये आ जाए चलो ये 4। ये आप ऑप्शन देख लीजिए, ये इसमें पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें कारकों की संख्या कितनी है, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा 8, तब हमारा राइट आंसर होगा 8। परंतु यदि ऑप्शन में 8 ना हो, ऑप्शन में अगर 8 ना हो, ऑप्शन हमारे इस तरीके से हो कि यहाँ पे हो जाए 5, यहाँ पे 4, 6, 9, अगर इस तरह से हमारे ऑप्शन हो, क्योंकि इसमें 8 नहीं है कारकों की संख्या, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, तब हमारा होगा 6 कारकों की संख्या 6 होती है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा तरीके से इस कर्ता कारक की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कर्ता कारक क्या होता है। तो आगे अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों देखिए, अब हम कर्ता कारक के बारे में ये हम पढ़ते हैं। तो ये है हमारा कर्ता कारक। पहले कर्ता कारक क्या होता है ये आप जान लीजिए। जो कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो, तो जो कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो वो कर्ता कारक है। अर्थात वाक्य में क्रिया या कार्य को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। मतलब कर्ता कारक हमारा वो हुआ को किसी भी काम को करने वाला जो होता है वो हमारा कर्ता कारक होता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो जैसे मेरा नाम है सुनीता, तो सुनीता पढ़ा रही है, तो इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रही है, सुनीता कर रही है। तो सुनीता इसमें क्या हो गई, कर्ता हो गई। ठीक है, तो काम को यहाँ लिखा है राम ने मारा, क्रिया को करने के लिए जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। राम ने मारा, तो राम ने मारा, तो इसमें जो ये है मारा, किसने मारा, ये मारने की जो क्रिया है ये किसने पूरी करी, राम ने। देखिए, ये जो मारने की क्रिया है वो किसने पूरी करी है, राम ने। तो राम हमारा क्या हो गया, कर्ता कारक। तो ये देखिए, तो ये है हमारा राम, तो राम हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कर्ता कारक। ये हो गया हमारा कर्ता कारक राम। क्रिया को करा किसके द्वारा जा रहा है, राम के द्वारा किया जा रहा है, तो राम हो गया हमारा कर्ता कारक। अब हमसे ये पूछ लें कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है, कारक चिन्ह कौन सा है इसमें, ये जो कर्ता कारक है इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है इस वाक्य में। तो आप ये जान, जस्ट बाद जो हमारे शब्द आता है वो होता है, जो भी कारक होता है, मतलब जो भी कारक होगा उसके बाद जो भी चिन्ह होगा वो उस कारक का विभक्ति चिन्ह होगा। तो इस ने से पहले कौन सा कारक आ रहा है, कर्ता कारक, तो ये है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह।
समझ रहे हो ना आप? अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप मुझे कमेंट में आप बताइएगा, तो मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो ये है हमारा घोड़ा तेज दौड़ रहा है। अब दौड़ने की प्रक्रिया कौन कर रहा है? घोड़ा। दौड़ने का कार्य, दौड़ने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है? वो की जा रही है घोड़े के द्वारा। तो घोड़ा हमारा क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। ठीक है, घोड़ा हमारा क्या हो गया? कर्ता कारक। कर्ता कारक, घोड़ा हो गया हमारा कर्ता कारक। अब देखिए मैंने क्या बताया था, कर्ता कारक की विभक्तियां कौन सी बताई थी? एक तो बताई थी मैंने ने, और एक बताई थी मैंने शून्य। अब देखिए शून्य के बारे में जान लीजिए। अब देखिए घोड़े के बाद कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है। घोड़े के बाद कोई भी यहाँ पे विभक्ति चिन्ह नहीं है। यहाँ पे लिख रहा है घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या है? शून्य है, हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लुप्त है। तो इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कर्ता कारक में इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं कि कभी कभी सेंटेंस में हमें विभक्ति चिन्ह देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ हमारा घोड़ा हो गया हमारा कर्ता कारक। तो आप समझ गए होंगे। कर्ता कारक के एग्जाम्पल अगर दिए जाएं और उनमें पूछा जाए कि इसमें कौन सा कारक है या कर्ता कारक इसमें कौन सा है, तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि कर्ता कारक इसमें कौन सा है, तो घोड़ा इसमें क्या है? हमारा कर्ता कारक। तो ये आप आसानी से बता देंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम कर्म कारक। देखिए बच्चों दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक। तो आप कर्म कारक देख लीजिए एक बार। कर्म कारक की डेफिनेशन, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरे तरीके का ये भी है, जब किसी वाक्य में कर्ता दो क्रिया एक साथ संपन्न करता है। ऐसा भी होता है कि कोई वाक्य ऐसा दे दिया जिसमें हमारा जो कर्ता है वो दो क्रियाएं एक साथ कर रहा है, तो पहली क्रिया प्रधान कर्म और दूसरी क्रिया अप्रधान कर्म कहलाती है। तो आप ये समझ गए, जब कर्ता हमारा दो क्रियाएं एक साथ करेगा तो जो पहली क्रिया उसने करी है उसे हम प्रधान कर्म कहेंगे, और जो बाद वाली क्रिया उसने करी है उसे हम अप्रधान कर्म या गौण कर्म हम बोलेंगे। तो आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कर्म कारक क्या है। तो देखिए राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे देखिए राम ने रावण को मारा, तो क्रिया क्या है इसमें हमारी? ये है हमारी इसमें क्रिया, ये है इसमें हमारी क्रिया मारा। ठीक है, और इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हमने क्या पढ़ा? क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो देखिए मारा, मारने की जो क्रिया है, राम ने किसको मारा? जब हम क्रिया में क्या और किसे लगा लो, जो हमारी क्रिया होती है उसमें क्या और किसे लगा लो, क्या और किसे, क्या और किसे लगाकर हम पूछ लें क्रिया में तो हमें आंसर मिल जाएगा, और जो हमें आंसर मिले वो हमारा कर्म कारक होता है। तो जैसे राम ने रावण को मारा, तो इस मारने में हम लगाते हैं किसने मारा? राम ने किसे मारा? तो किसको मारा? रावण को मारा। तो रावण इसमें हमारा क्या होगा? क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पे पड़ रहा है, क्योंकि रावण को मारा। तो ये हमारा होगा हमारा कर्म कारक। ये हमारा देखिए दूसरे पेन से मैं करती हूँ जिससे आपको समझ आए। ये हमारा क्या होगा? कर्म कारक। कर्म कारक ये होगा हमारा कर्म कारक, क्योंकि क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव क्योंकि इस पे पड़ रहा है, तो ये होगा हमारा कर्म कारक। और ये क्या होगी? मैंने बताया था जो भी कारक होता है उसके बाद वाला कारक की विभक्ति होती है, तो ये क्या होगी हमारी? कर्म कारक की विभक्ति। ये है हमारी कर्म
कारक की विभक्ति। देखिए ये है हमारी कर्म कारक की विभक्ति। अब इसमें श्याम ने बंसी बजाई, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बंसी पे। कैसे हमें पता पड़ेगा क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? ये हम कैसे जानेंगे? ये हम ऐसे जानेंगे, मैंने कहा था क्या और किससे लगा के पूछ लो, जो आंसर आएगा वो हमारा कर्म कारक है। तो बजाई ये हमारी क्रिया है। क्या बजाई? बंसी बजाई। क्या बजाई? बंसी बजाई। तो बंसी हमारा क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। बंसी हमारा क्या हो गया? कर्म कारक। ठीक है, बंसी हमारा क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। और बंसी के पीछे यहाँ विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो ऐसा हो जाता है बच्चों कि वाक्य में विभक्ति चिन्ह कभी कभी नहीं दिया होता, वो शून्य होता है, वो लुप्त होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, तो ये हमारा हो गया कर्म कारक, क्योंकि ये है हमारी क्रिया और इसका प्रभाव पड़ रहा है इस पर, बंसी पर। और ये राम हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा कर्ता कारक। और ये हो गया कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह। ये हो गया इसका विभक्ति चिन्ह, विभक्ति। तो ये क्या हो गई? ये हो गई कर्ता कारक की विभक्ति। शाम इसमें हमारा क्या हो गया सेंटेंस में? इसमें अगर हम शाम इसमें हो गया हमारा कर्ता कारक। शाम इसमें हो गया हमारा कर्ता कारक, और ने क्या हो गया? कर्ता कारक की विभक्ति। ने हमारी क्या हो गई इसमें? इसमें ने हमारी हो गई कर्ता कारक की विभक्ति। और ये जो दूसरा सेंटेंस इन्होंने दे रखा है कि जब किसी वाक्य में कर्ता दो क्रियाएं एक साथ संपन्न करे, तो पहली क्रिया प्रधान क्रिया होती है और दूसरी क्रिया अप्रधान क्रिया होती है। तो ये भी मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ। इसको मैं रफ कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, तो इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा सेंटेंस, मोहन गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। तो इसमें क्या हो गई? हमारी दो क्रियाएं हो गई। इसमें क्या हो गई? हमारी दो क्रियाएं हो गई। एक तो ये जाना हमारी क्रिया हो गई। दूसरे पेन से आपको समझाती हूँ। इसमें हमारी दो क्रियाएं कौन कौन सी हो गई? एक तो ये हो गई हमारी जाना क्रिया हो गई, और एक फूल तोड़ना हमारी क्या हो गई? फूल तोड़ना हमारी दूसरी क्रिया। तो इस सेंटेंस में हमारी दो क्रियाएं, मोहन गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। तो उसने पहला कार्य क्या किया? हमने पढ़ा था इसमें कि जो पहली क्रिया करी जाती है, जो पहली क्रिया करे उसे हम प्रधान कर्म कहते हैं। देखिए, पहली क्रिया प्रधान कर्म और दूसरी क्रिया अप्रधान कर्म कहलाती है। तो पहली क्रिया है हमारा गांव में जाता हुआ, और दूसरी क्रिया है हमारी फूल तोड़ी। पहले वो गांव में गया, अगर वो गांव में जाता ही नहीं तो फूल कैसे तोड़ता? तो प्रथम क्रिया क्या हुई? गांव में जाना। और सेकंड क्रिया क्या हुई? फूल तोड़ना। तो देखिए, ये देखिए, गांव में जाना ये हो गई हमारी प्रधान कर्म हो गया ये हमारा। और फूल तोड़ना हमारा क्या हो गया? अप्रधान कर्म।
अप्रधान। ये देखिए, गांव में जाना हो गया हमारा प्रधान कर्म, और फूल तोड़ना हो गया हमारा अप्रधान कर्म। ठीक है, तो आइए अब हम तीसरा कारक पढ़ते हैं। इसे मैं रफ कर देती हूँ। तो बच्चों, तीसरा कारक है हमारा कर्ण कारक। देखिए, कर्ण कारक का अर्थ है साधन। कर्ण कारक का अर्थ है साधन। संज्ञा या सर्वनाम, देखिए, कर्ण कारक का अर्थ है साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। मतलब हम किसी भी काम को जिस साधन से करते हैं, हम किसी भी काम को जिस साधन के द्वारा करते हैं, जिस चीज के द्वारा करते हैं, मतलब वो क्रिया, हमारा जो काम है जिस चीज के द्वारा पूरा होता है, उस साधन को हम क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। जैसे मैं ये पढ़ाने का काम किससे कर रही हूँ? इस व्हाइट बोर्ड पे मैं ये जो लिखने का काम कर रही हूँ, इस मार्कर से कर रही हूँ। ये मार्कर हमारा क्या हो गया? ये हमारा कर्ण कारक हो गया। ठीक है, पर देखिए, राम ने रावण को धनुष बाण से मारा। अब आप देखिए, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को धनुष बाण से मारा। ये जो मारने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा पूरी हो रही है? धनुष बाण से। राम ने जो रावण को मारा है, वो जो मारने की जो क्रिया है वो धनुष बाण से पूरी हुई है। तो धनुष बाण हमारा क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया। तो धनुष बाण हमारा क्या है यहाँ पे? ये है हमारा यहाँ पे कर्ण कारक। कर्ण कारक। और ये है हमारा मारना, क्या है? हमारी ये क्रिया है। ये से हमारा क्या हो गया बच्चों? से हमारा क्या हो गया? कर्ण कारक की विभक्ति हो गई हमारी, क्या हो गई? से। अगर आपसे ये पूछे कि इस वाक्य में कर्ण कारक की विभक्ति कौन सी है, तो से है। मैंने बताया था जो भी कारक होता है उसके जस्ट बाद आने वाला शब्द जो होता है उस कारक की विभक्ति होती है। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ण कारक की विभक्ति। कर्ण कारक की विभक्ति। ये हो गई हमारी कर्ण कारक की विभक्ति। इसमें देखिए, अब अगर हमसे पूछता है इसमें कर्म कारक कौन सा है, तो ये जो मारने की क्रिया है इसका प्रभाव पड़ रहा है इस पे, रावण पे। मारा, तो हमने क्वेश्चन किया किसको मारा? तो किसको मारा? रावण को मारा। तो ये हमारा क्या हो गया? रावण हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा इस वाले एग्जाम्पल में कर्म कारक। और ये क्या हो गई हमारी? कर्म कारक की विभक्ति। कर्म कारक की विभक्ति। और अगर इसमें हमारा कर्ता कारक पूछता, तो इस वाक्य में कार्य को कौन कर रहा है? ये जो धनुष बाण मार रहा है, इस मारने की क्रिया को कर कौन रहा है? तो इस मारने की क्रिया को कर रहा है राम। तो राम हमारा क्या हो गया? इसमें कर्ता कारक हो गया। कर्ता कारक। और ये ने क्या हो गई? कर्ता कारक की विभक्ति। कर्ता कारक की विभक्ति। देखिए, तो इस पढ़ तो हम रहे थे कर्ण कारक, लेकिन इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बाकी कारक भी समझा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि एक वाक्य में जब हमने कारक स्टार्ट करे थे, और मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि एक वाक्य में बहुत सारे कारक हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारे कारक हैं, कर्ता कारक भी है, कर्म भी है, कर्ण भी है। बट अगर एग्जामिनर हमसे जो पूछेगा, जिस कारक को पूछेगा, हम उसी कारक को रिप्लाई करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। अगर वो हमसे पूछेगा इस वाक्य में कर्ण कारक कौन सा है, तो हम कर्ण कारक को आंसर करेंगे, राइट। अगर पूछेगा कि इस वाक्य में कर्म कारक कौन सा है, तो हम कर्म कारक को रिप्लाई करेंगे। अगर पूछेगा इसमें कर्ता कारक कौन सा है, तो हम राम को रिप्लाई करेंगे। ठीक है,
लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया कि इस वाक्य में मेन कारक कौन सा है, मेन मेन ये कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक में से इन तीनों में से मुख्य कारक कौन सा है, तो जो क्रिया के बिल्कुल नजदीक हो, जो क्रिया के बिल्कुल नजदीक हो, वो कारक हमारा मेन कारक होता है। तो ये मारना हमारी क्रिया है, इसके नजदीक है हमारा कर्ण कारक, तो इसमें आंसर हमारा मेन कारक होगा, इसमें हमारा कर्ण कारक, जिस धनुष्वाण। ठीक है, तो ये आप समझ जाना। चलिए हम अब अगला कारक पढ़ते हैं। बच्चों ये जो मैं आपको कारक पढ़ा रही हूँ, इनके आप नोट्स बनाना अच्छी तरह कॉपी में। और मैं सारे टॉपिक हिंदी व्याकरण के, हिंदी ग्रामर के, मैं आपको सभी टॉपिक कवर कराने वाली हूँ अपने चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। हिंदी ग्रामर में छोटा बड़ा जो भी टॉपिक है मैं सभी कंप्लीट कराने वाली हूँ। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी टॉपिक को समझ सके। तो मैं यही कहूंगी कि इनके नोट्स आप बनाना, आपको अगर ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं, और अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको आंसर करूंगी। तो चलिए अब हम अगला कारक पढ़ते हैं। देखिए बच्चे, संप्रदान कारक में होता है जिसके लिए क्रिया या कार्य किया जाता है, जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब अगर किसी को कुछ दिया जाता है, दान किया जाता है, कुछ गिफ्ट की दिया जाता है, मतलब जिसे हम वापस ना लें, तो जिसको दिया जाता है, हम अपनी खुशी से अगर किसी को कुछ देते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं, तो जिसके लिए करते हैं उसमें संप्रदान कारक होता है। तो हम आइए एग्जाम्पल से समझते हैं संप्रदान कारक। राम ने सीता के लिए रावण को धनुष्वाण से मारा। तो राम ने जो रावण को मारा धनुष्वाण से, वो किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा। तो सीता हमारी क्या हो गई, संप्रदान कारक हो गई। तो सीता में क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया, संप्रदान कारक। और के लिए क्या हो गया, के लिए क्या हो गया, सीता में हो गया हमारा संप्रदान कारक, क्योंकि सीता के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो अभी मैंने बताया जिसके लिए क्रिया या कार्य किया जाता है उसको मतलब संप्रदान कारक होता है। और ये के लिए हमारा क्या हो गया, ये संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया। तो ये क्या हो गई हमारी विभक्ति, ये हो गई हमारी विभक्ति किसकी, संप्रदान की। तो ये हमारी हो गई विभक्ति, संप्रदान कारक की ये हमारी विभक्ति हो गई। अब देखिए अगला, राम ने भिक्षुक को भोजन दिया। तो राम ने जो ये भोजन दिया है वो किसको दिया है, भिक्षुक को दिया है। तो जिसको दिया जाता है दान, जिसके लिए करा जाता है कार्य, उनमें क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, भिक्षुक हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। तो हमारा भिक्षुक यहाँ पे क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। और को हमारा क्या हो गया, विभक्ति चिन्ह हो गया हमारा, विभक्ति हो गई ये किसकी, संप्रदान की। ठीक है, तो ये को हमारी विभक्ति हो गई किसी संप्रदान कारक की। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि इस वाक्य में संप्रदान कारक कौन सा है, तो आप शुभ लगाएंगे। या फिर आ सकता है कि इस वाक्य में संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है, तो इसमें हमारा क्या होगा, को इसमें हमारा होगा। और इस वाले वाक्य में आप देख लीजिए, राम इसमें हमारा कर्ता कारक है, ने कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है। रावण क्या है, रावण हमारा कर्म कारक है, क्योंकि मारने की जो क्रिया का प्रभाव है वो रावण पर पड़ रहा है। और को क्या है, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है। धनुष्वाण क्या है, कर्ण कारक है, क्योंकि इसके द्वारा क्रिया संपन्न की जा रही है। और से क्या है, कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो आप इस तरह जान लीजिए। बच्चों आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्सों से क्या है, आपका रिवीजन जल्दी हो जाता है, जो एग्जाम टाइम पे
बहुत ही काम आते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बच्चों हमको वीडियो देखने का पूरा टाइम नहीं होता। तो नोट्स एक ऐसा साधन है जिससे हम बहुत कम समय में रिवीजन करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपको टॉपिक मेरा समझ आ रहा है तो नोट्स आप बनाइएगा, और आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई, और या फिर आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है वो आप बताइएगा, मैं आपको आंसर करूंगी। इस टॉपिक को खत्म करने के बाद मैं कारक के बहुत से एग्जाम्पल आपको दूंगी, और उन एग्जाम्पलों को मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, जिससे आपको और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कारकों की पहचान करना। तो आइए अब हम अगला कारक पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आज आपादान कारक। तो आप आपादान कारक को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, आपादान कारक, आपादान अलगाव के भाव को प्रकट करता है। आपादान की दो तीन डेफिनेशन मैंने आपको दे दी हैं, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे आपादान कारक क्या है। तो पहली डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आपादान अलगाव के भाव को प्रकट करता है। मतलब आपादान का मतलब होता है अलग होना, अलगाव मतलब अलग होना। जहाँ अलग होने का अर्थ पाया जाए तो वहाँ आपादान कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति की जुदाई हमेशा के लिए होने का बोध हो। तो आप समझ रहे हैं, मतलब अगर किसी चीज से कोई वस्तु हमेशा के लिए अलग हो रही है तो वहाँ आपादान कारक होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जो है हिमालय से निकल रही है, गंगा की जो है पृथकता हो गई है, हिमालय से अलगाव हो गया है, जुदाई हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा आपादान कारक होगा। और जैसे आदमी घोड़े से गिर गया, ये मान लो हमारा ये सेंटेंस है कि आदमी घोड़े से गिर गया। तो आदमी अगर वो पूरी तरह घोड़े से गिर गया, पूरी तरह अलग हो गया, तो हमारा आपादान कारक होगा। लेकिन अगर वाक्य से हमें ये पता चले कि आदमी घोड़े से पूरी तरह नहीं गिरा है, उसने घोड़े की पूंछ वगैरह पकड़ ली है, तो वहां पे आपादान कारक नहीं होगा। अगर कोई वस्तु पूर्णतः अलग हो जाए, वहां आपादान कारक होता है। तो आप और दो एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने लिखा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो ये है हमारा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें हमारा क्या है, आपादान कारक है। देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे हमारा आपादान कारक होगा। किसमें होगा, पेड़ से। जिस चीज से अलग हो रहा है कोई भी वस्तु, जिस चीज से कोई भी वस्तु अलग हो रहा है उस चीज में आपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये जो पत्ते हैं, इन ये जो अलग हो रहे हैं, इनमें जो अलगाव की भावना है वो पेड़ से है। पेड़ से अलग हो रहे हैं वो पत्ते, तो पेड़ में हमारे में क्या होगा, आपादान कारक होगा। तो हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा इसमें पेड़ में क्या होगा, हमारा आपादान कारक। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपादान कारक। तो पेड़ में हमारा क्या होगा, आपादान कारक। और मैंने आपको समझाया था कि जो भी हम शब्द हमारा कारक होता है, उससे अगला शब्द उस कारक की विभक्ति होती है। तो ये पेड़ हमारा आपादान कारक है, तो इससे अगला शब्द क्या होगा, इस कारक की विभक्ति होगी। तो से हमारा क्या हो गया, यहाँ मैं लिख देती हूँ, जगह नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, से हमारा हो गया आपादान कारक विभक्ति। देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते पेड़ से अलग हुए हैं, तो पेड़ में हमारे में क्या हो गया, आपादान कारक हो गया। और से इसकी क्या हो गई, विभक्ति चिन्ह हो गया।
विभक्ति चिन्ह कह लीजिए या कारक चिन्ह कह लीजिए, से को कारक चिन्ह कह लीजिए, विभक्ति चिन्ह कह लीजिए, परसर्ग कह लीजिए, एक ही बात होती है। अब देखिए, चूहा बिल से बाहर निकलता है, चूहा बिल से बाहर निकलता है, तो चूहा कहाँ से बाहर निकल रहा है? बिल से, मतलब चूहे की जो पृथकता है वो बिल से हो रही है। चूहा बिल को छोड़कर बाहर जा रहा है, तो बिल में हमारा क्या होगा? आपादान कारक होगा। बिल बिल में हमारा क्या होगा? आपादान कारक होगा, और यहाँ से क्या होगा? ये आपादान कारक की विभक्ति होगी। से जो होता है, वैसे ये एक ट्रिक भी होती है, परंतु ये ट्रिक मतलब 80% काम करती है, 20% नहीं करेगी। से अगर आपको जहां भी मिले, से अगर आपको मिले तो वो आपादान कारक होता है। तो मैंने आपको जो चार्ट बना के दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको पहले सारे कारक लिखे थे और फिर उनकी विभक्ति चिन्ह लिखे थे, उनमें मैंने आपको बताया था से जो होता है आपादान कारक की विभक्ति होती है। तो वैसे बहुत से सेंटेंस में से कहीं और भी लगा होता है, बट वहाँ आपादान कारक नहीं होता। बट 80% केस में अगर से लगा हो तो आपादान कारक होता है। बट हमें यहाँ ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वाक्य से ही हमें पता पड़ जाता है कि वाक्य में किसी चीज की किसी चीज से पृथकता हो रही है, और जिस वाक्य में अलग होने का भाव हो उस वाक्य में आपादान कारक होता है। तो हमें ये पता लगाना है उस वाक्य के किस शब्द में आपादान कारक है, तो ये हमें बहुत आसानी से पता पड़ जाता है। इसमें ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो आप ट्रिक व्रिक के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से ये लेसन आपको पढ़ाया है, तो आप ध्यान से अगर समझेंगे तो आप कोई भी कार्य का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको रिवीजन करना, और मैं आपको अभी क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो आपको और कारक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, देखिए बच्चों, चूहा बिल से बाहर निकलता है, तो यहाँ हमारा चूहा जो है बिल से अलग हो रहा है, तो बिल में हमारा क्या होगा? आपादान कारक होगा बिल में। तो बिल में हमारा होगा आपादान कारक होगा, क्योंकि बिल से निकल रहा है, बिल से अलग हो रहा है, इसलिए। तो हम यहाँ पे बिल में लगा देंगे आपादान कारक। और ये से हमारा क्या हो गया? ये जो हमारा से है ये क्या होगा? ये आपादान कारक की विभक्ति हो गई, विभक्ति चिन्ह हो गया। आपादान कारक का ये विभक्ति चिन्ह हो गया से। समझ रहे हैं आप? आपादान आपको, मैं समझती हूँ, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा आप सुन लीजिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जहां संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए, वहां संबंध कारक होता है। कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध जो होता है, वो अगर अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करें,
तो उस वाक्य में हमारा संबंध कारक होता है। अब यहाँ पे विभक्ति चिन्ह देख लीजिए, ये संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो ये मैंने आपको पहले भी लिखवा दी थी, जो मैंने आपको एक ग्राफ बनवाया था उसमें मैंने ये आपको लिखवा दी थी। संबंध कारक में होता है कि किसी वाक्य से हमें ये ज्ञात हो कि हमारा संबंध या किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी चीज के साथ अगर प्रकट होता है, या किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है, तो वहां हमारा संबंध कारक होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मेरी गाय अभी घास खा रही है, ये है। तो इस वाक्य से हम आपको पढ़कर पता पड़ रहा होगा कि इसमें संबंध कारक है, मेरी गाय। मेरी गाय, तो मेरी गाय ये अपना संबंध बता रहा है, अपना संबंध बता रहा है गाय के साथ। तो मेरी गाय अभी घास खा रही है, ठीक है। यह पेन आपका है, तो यह पेन आपका है। तो इस वाक्य में हमें पता पड़ रहा है कि आपका मतलब किसी और का, जो जिस व्यक्ति के बारे में इस सेंटेंस में बात हो रही है कि आपका संबंध इस पेन के साथ है। या फिर हम ये कह दें कि यह पेन मेरा है, तो मेरा संबंध इस पेन के साथ हो गया। यशोदा कृष्ण की माता है, तो यशोदा जो है उनका संबंध कृष्ण जी के साथ है। तो क्योंकि वो कृष्ण की माता हैं, तो इस वाक्य से भी हमें पता पड़ता है कि इस वाक्य में भी संबंध कारक है। अब इनके विभक्ति चिन्ह कहाँ पर है, जैसे ये री, मैंने कहा था ना री, देख लीजिए री, ये री विभक्ति चिन्ह, ये विभक्ति चिन्ह हो गया। यह पेन आपका है, तो का, ठीक है, ये विभक्ति चिन्ह हो गया। यशोदा कृष्ण की माता है, तो कृष्ण की, ये वाला विभक्ति चिन्ह हो गया। तो मैंने कहा था ना का, की, के किसी भी फॉर्म में, रा, री, रे, ना, नी, ने। तो ये भी एक ट्रिक है कि जहाँ पे ये शब्द आपको देखने को मिल जाए, का, की, के, रा, रे, री, ना, ने, नी, तो वहां पर संबंध कारक ही होता है। और वैसे भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमको पता पड़ जाता है कि हाँ, ये विभक्तियां संबंध कारक में ही आती हैं, अनुभव के साथ हमें पता पड़ जाता है। तो आप समझ गए होंगे इन वाक्यों में संबंध प्रकट हो रहा है, संबंध कारक है, रा, रे, री, ना, ने, नी, का, के, की। तो ये आपका आ गया है। चलिए अब दूसरा, अगला हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कारक। देखिए बच्चों, सातवां कारक है हमारा अधिकरण कारक। सातवां कारक है हमारा अधिकरण कारक। तो ये अधिकरण कारक की मैंने परिभाषाएं लिख दी हैं। देखिए, अधिकरण कारक की मैंने परिभाषा लिख दी है। अधिकरण आधार को कहा जाता है, अधिकरण आधार को कहा जाता है, अर्थात जहां कार्य संपन्न होता है उसे अधिकरण कहते हैं। मतलब इतना आप समझ गए कि अधिकरण का मतलब होता है आधार, जहां पे हम कार्य को संपन्न कर रहे हैं। और अधिकरण हमारे दो प्रकार के होते हैं, ये भी देख लीजिए। अधिकरण हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब वो आधार क्या होता है, वैसे ये मैं आपको जब एग्जाम्पल बताऊंगी, मैंने आपको बताया कि अधिकरण आधार को कहते हैं। अब वो आधार क्या होता है, ये अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे अच्छे से कि मैंने आधार किस चीज को बोला है। वैसे जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, पेड़ पर चिड़ियाएं बैठी हैं। तो चिड़िया कहाँ बैठी हैं, पेड़ पर। तो ये पेड़ हमारा क्या हो गया, ये आधार हो गया। आधार जहाँ कार्य संपन्न किया जाता है, ठीक है, जहाँ कार्य संपन्न किया जाता है, आधार जो होता है उसको हम अधिकरण कहते हैं। देखिए, अधिकरण दो प्रकार का होता है। काल अधिकरण दो प्रकार का होता है, काल अधिकरण, स्थान अधिकरण। तो अधिकरण कारक के अंदर दो तरह के सेंटेंस आएंगे, जहाँ पे अधिकरण आधार आपको दो तरीके का मिलेगा।
एक तो काल मतलब टाइम की फॉर्म में आपको मिलेगा अधिकरण, और एक स्थान मतलब प्लेस, जगह, उस फॉर्म में आपको मिलेगा अधिकरण देखने के लिए। देखिए इसमें काल अधिकरण क्या हो गया, इसमें काल या समय की पहचान होती है। इसमें काल या समय की पहचान होती है। काल या समय मतलब वही टाइम की पहचान होती है वाक्य में। इसमें स्थान अधिकरण में क्या हो गया, इसमें कोई भी जगह या स्थान आता है। तो इसमें कोई भी जगह या स्थान आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठती है, तो ये एक पेड़ जो हो गया स्थान आ गया, तो ये स्थान अधिकरण हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया काल अधिकरण, अब तो काल अधिकरण में यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, प्रातः, सुबह, सेकंड, मिनट, साल, महीना, और भी एक्सेट्रा, मतलब जो समय से रिलेटेड एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे काल अधिकरण में आएंगे, और जो स्थान से संबंधित एग्जाम्पल है वो हमारे स्थान अधिकरण में आएंगे, छत, गांव, पेड़, जमीन आदि। तो आइए हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तब आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और इनको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये मैंने अधिकरण कारक के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो मैंने काल अधिकरण के और स्थान अधिकरण के दोनों के एग्जाम्पल आपको लिख दिए हैं। मैंने ये आपको इसलिए बताया कि अधिकरण टू टाइप्स का होता है। वैसे तो अधिकतर यही बता दिया जाता है कि जहाँ पे में या पर आए, जहाँ पे में या पर आए, वहां पे क्या होता है, अधिकरण कारक होता है, क्योंकि ये अधिकरण कारक की विभक्तियां होती हैं। पर अगर एग्जाम में ऐसे आ गया कि वह अगले साल आएगा, तो वह अगले साल आएगा, इसमें ना तो में है, ना है, ना तो पर है। हमको ये ये क्वेश्चन मतलब ये सेंटेंस पढ़ के भी हमें नहीं पता पड़ रहा है कि ये जो है हमारा अधिकरण कारक है, क्योंकि इसमें आधार की भावना हमें कहीं भी फील नहीं हो रही है कि सेंटेंस में ये हो कि आधार हमें कहीं पे दिखाई दे रहा हो, या आधार की भावना कहीं हमें महसूस हो रही हो, ये हमें सेंटेंस में नहीं दिखाई पड़ता है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा कारक है। तो इसलिए आपको मैंने बता दिया कि काल अधिकरण इस तरीके के होते हैं कि वह अगले साल आएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि काल अधिकरण में मिनट और ये साल और ये सब जो मतलब टाइम से रिलेटेड जो शब्द होते हैं, ये हमारे अधिकरण कारक होते हैं। और ये अधिकरण कारक की कौन सा टाइप होता है, ये हमारा काल अधिकरण वाला। तो ये हमारा साल जो है, ये हमारा साल जो है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे अधिकरण कारक है। ये साल हमारा यहाँ पे हो गया अधिकरण कारक। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि ये एग्जाम्पल आपको दे दें और पूछें कि ये काल अधिकरण है या स्थान अधिकरण है, तब आप काल अधिकरण लगाएंगे। अदरवाइज अगर ये आए क्वेश्चन में कि ये कौन सा कारक है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसको अधिकरण कारक लगा देंगे। अब देखिए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो इसमें हमारा क्या होगा, ये 5 मिनट जो होगा, ये हमारा अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक 5 मिनट, अधिकरण कारक। 5 मिनट क्या होगा हमारा बच्चों,
मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो इस 5 मिनट में हमारा अधिकरण कारक होगा, और अधिकरण कारक का कौन सा टाइप होगा? काल अधिकरण वाला। अब देखिए, पेड़ जमीन पर गिरा है, इस वाक्य में हमें आधार वाली भावना आ रही है कि पेड़ जमीन पर गिरा है। पेड़ कहाँ पर गिरा है? जमीन पर गिरा है। तो ये जो हमारी जमीन है, ये ये जो हमारी जमीन है, ये हमारी क्या हो गई? आधार हो गई। तो यहाँ पे जमीन में क्या होगा? जमीन में होगा हमारा अधिकरण कारक। लेकिन कौन सा टाइप होगा अधिकरण कारक का? स्थान अधिकरण कारक। ठीक है बच्चों। राम ने रावण को युद्ध में मारा। देखिए, अब ये पर भी आ गया है, यहाँ पे अधिकरण कारक की विभक्ति भी आ गई है, पर। मैंने बताया था ना, में और पर विभक्ति चिन्ह होते हैं इसके। तो यहाँ पे जमीन पर, तो ये जो पर है, ये है हमारा अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह, और ये है हमारा अधिकरण कारक। अब राम ने रावण को युद्ध में मारा, तो ये जो युद्ध है, युद्ध, राम ने रावण को युद्ध में मारा, तो युद्ध हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। और में क्या हो गया हमारा? अधिकरण कारक की ये विभक्ति हो गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, युद्ध हो गया हमारा अधिकरण कारक वाक्य में, और में हो गया इसका विभक्ति चिन्ह। में हो गया इसका विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक का, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह हो गया में। और यहाँ पे जमीन हमारा हो गया, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जमीन हो गया अधिकरण कारक, क्योंकि आधार है जमीन, इसलिए अधिकरण कारक। जमीन हमारा आधार है, पेड़ क्योंकि जमीन पर गिर रहा है, तो जमीन हो गया हमारा अधिकरण कारक। और ये जो पर है, ये हो गया हमारा अधिकरण कारक की विभक्ति। ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों में, विभक्ति। किसकी? अधिकरण कारक की। तो बच्चों, आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या ये सब मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं। तो मुझे लगेगा कि चलो मेरी मेहनत सफल है, कि मैंने जो आपको पढ़ा रही हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है। तो मेरा ये प्रयास आप तक अगर पहुंच जाए तो वो मेरी सफलता होगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे पढ़ाने से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तब मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ चलो बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अदरवाइज यू नो जानते ही हो अब मैं क्या बोलूँ। तो आप मुझे बताना ज़रूर कि आपके टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। चलिए अब अगली विभक्ति पर चलते हैं। हमारी लास्ट विभक्ति है ये, हमारी लास्ट विभक्ति होगी हमारी संबोधन कारक, और इसके बाद हमारा हो जाएगा चैप्टर फिनिश। फिर हम करेंगे, फिर आप इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करिएगा, अच्छे से पूरे टॉपिक को रिवाइज करिएगा, और रिवाइज करने के बाद फिर आप इस पे क्वेश्चन लगाइएगा टॉपिक पर, तब आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये लास्ट कारक है संबोधन कारक, लास्ट कारक है हमारा संबोधन कारक। नंबर कौन सा है इस कारक का? 8वां इस कारक का नंबर है। परंतु इस ये विभक्ति कौन सी है? संबोधन कारक प्रथमा विभक्ति होती है। क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति क्यों होती है संबोधन कारक की बच्चों? इसमें प्रथमा विभक्ति क्यों लगती है? क्योंकि संबोधन किसके द्वारा किया जाता है? कर्ता द्वारा किया जाता है। तो कर्ता में हमारी प्रथमा विभक्ति होती है। हमने पढ़ा था शुरू में कर्ता कारक, तो कर्ता कारक में हमारी
प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति होती है। आइए मैं एक बार आपको समझाती हूँ, तब आपको क्लियर होगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए संबोधन कारक है क्या, किसे हम संबोधन कारक कहते हैं, ये आप जान लीजिए। संबोधन मतलब ही क्या होता है, पहले आप इसे पढ़िए तब मैं आपको आगे बताती हूँ। चलिए, जब किसी को बुलाया जाए, जब किसी को बुलाया जाए, पुकारा जाए, याद किया जाए, किसी से प्रार्थना की जाए, स्मरण करना हो, भजन कीर्तन करना हो, तो जिसे याद किया जाता है, जिसकी स्तुति की जाती है, वहां संबोधन कारक होता है। मतलब जब हम किसी को बुलाते हैं तो हम किसी को पुकार रहे हैं, जैसे किसी को बुलाते हैं, स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो जहाँ पुकारने और बुलाने का भाव प्रकट होता है वहां हमारा संबोधन कारक होता है। मतलब हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, वहां पे हमारा संबोधन कारक होता है। बुलाया जाए, हम किसी को बुलाते हैं, अजी सुनते हो, तो ये अजी जो हो गया, हम किसी को पुकार रहे हैं। पुकारा जाए, बुलाना पुकारना एक ही बात होती है। याद किया जाए, किसी को याद करते हैं, मतलब यही बात हो गई, किसी को याद करते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं। किसी से प्रार्थना की जाए, जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा ये आप काम बना दीजिए, तो हम भगवान को याद कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं हे भगवान करके। तो ये जो हो गया, किसी से प्रार्थना की जाए, स्मरण किया करना हो, किसी को याद करना हो, भजन कीर्तन करना हो, तो इन सब में क्या होता है, हमारा संबोधन कारक होता है। आपको मैं आगे एग्जाम्पल दूंगी तो आप समझ जाएंगे। ये मैं आपको एक एक पॉइंट इसलिए बता रही हूँ बच्चों, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो कि संबोधित करना किसे कहते हैं या संबोधन कारक क्या होता है, बट जो बच्चे नहीं जानते, ये टॉपिक उनके लिए मैं स्पेशली एक एक पॉइंट बता रही हूँ, ताकि जिनको आता है उनके लिए तो अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आता वो अच्छे से समझ जाएं कि क्या मैं समझाना चाह रही हूँ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा संबोधन कारक में ये हो गया, आप समझ गए कि संबोधन कारक किसे कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा हो गया संबोधन कारक में, देखिए संबोधन कर्ता द्वारा किया जाता है। जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जो लाइन समझाई थी वो मैंने यहाँ लिख दी है, ताकि आप भूल ना जाएं। अगर भूल भी जाएं तो अपने नोट्सों में से रिवीजन करके आपको पता पड़ जाए कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति क्यों लगती है। हम क्वेश्चन अगर आ जाए कि संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है, तो हम आंसर करेंगे प्रथमा विभक्ति लगती है। क्यों लगती है उसका कारण मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि संबोधन कर्ता द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है, हम किसी को बुलाते हैं तो बुलाने का काम कौन कर रहा है, काम कर्ता का मतलब ही क्या होता है, काम को जो करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं। तो संबोधन करने वाला व्यक्ति क्या होता है, कर्ता होता है। तो संबोधन कर्ता द्वारा होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, और जो शुरू में हमने पढ़ा था कर्ता में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, अतः संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होगी। तो ये मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिनसे आपको क्लियर होगा ये संबोधन कारक, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि संबोधन कारक क्या होता है, हम कैसे उनको पहचानेंगे। अगर हमें उदाहरण दे दिया जाए एग्जाम में तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कारक संबोधन कारक है। तो आप ये लिख लीजिए, आप ये लिख लीजिए, उतार लीजिए। 1 मिनट का मैं टाइम आपको देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ। चलिए, अब मैं इसे मिटा देती हूँ। आप ये नोट्स पॉज करके बना लेना, क्योंकि वीडियो बेटा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं रख सकती। आपको अगर नोट्स बनाने हो तो वीडियो को पॉज करना और लिखते जाना, ओके। इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए ब्लैक बोर्ड खाली छोड़ दिया था। मैं ब्लैक बोर्ड के सॉरी वाइट ब्लैक बोर्ड ही एक्चुअली मुंह से निकलता है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए व्हाइट बोर्ड के सामने से हट गई थी, ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिखे। तो आप पॉज करके अब देख लीजिएगा। चलिए, देखिए बच्चों, ये मैंने संबोधन कारक के यहाँ पे उदाहरण लिख दिए हैं, आइए पढ़ते हैं इनको। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल द्वारा बताया है आपको, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए।
हे भगवान आप सभी पास हो जाओ। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आप सभी पास हो जाओ। तो मैं भी भगवान से ऐसे प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान आप सभी पास हो जाओ। तो ये मैं प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से। तो मैं इसमें भी सेंटेंस में क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। ए इधर आओ, बुलाते हैं ना किसी बच्चे को, ए इधर आओ, इस तरीके से। अजी आप तो सुनते ही नहीं हो। थर्ड एग्जाम्पल हो गया, अजी आप तो सुनते ही नहीं हो। तो ऐसे बोलती है ना वाइफ, अपने हस्बैंड से बोलती है ना, अजी आप तो सुनते ही नहीं हो, इस तरीके से। तो वैसे अजी शब्द का जो प्रयोग है आजकल की युग की नारियां, मतलब आजकल की युग की नारियां कम करती हैं। बट हमारी मम्मी के टाइम के समय की जो नारियां थी, इसी तरीके से कहती थी, अजी सुनते हो, अजी आप तो सुनते ही नहीं हो। तो इस तरीके से वाक्य आपको दिया होगा, अरे बाहर जाओ, बोलते हैं अरे बाहर जाओ। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी कॉपी में नोट डाल लीजिए कि संबोधन कारक के वाक्यों में जो इस तरह के वाक्य आएंगे जिसमें हमें संबोधन कारक पहचानना होगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें ये चिन्ह, ये वाला चिन्ह, कौन सा चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ये वाला, ये वाला आपको अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। अगर सेंटेंस में ये वाला चिन्ह है, ये वाला मार्क है, तो आप पहचान जाना कि वो संबोधन कारक ही उस वाक्य में होगा। तो ये भी एक पहचान है वाक्य में कौन सा कारक है ये पता करने की। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। ये टॉपिक मेरी तरफ से हो गया है पूरा फिनिश। आप बच्चों इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं आपको हिंदी ग्रामर का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूं, जिससे आपको, कुछ बच्चे होते हैं जो ट्यूशन नहीं कर पाते, जो नहीं जा पाते ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ऐसे बच्चों को, और जो अपनी इच्छा से नहीं भी जाते, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो ऑफलाइन कोचिंग जा सकते हैं बट वो फिर भी नहीं जाते, घर पे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं ये हिंदी का कोर्स लेकर आई हूँ। और ये मेरी गारंटी है, आपसे मेरा वादा है कि मैं हिंदी के सभी टॉपिक्स को कवर कराऊंगी बहुत अच्छे से। मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको आसान भाषा में हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य दोनों समझा सकूं। अब आप देखिए, मैंने जितने भी कारक थे उनकी जितनी भी डेफिनेशंस आपको लिखवाई हैं, परिभाषाएं लिखवाई हैं, वो आपको सरल शब्दों में लिखवाई हैं कि मेरे पढ़ाने के बाद आप रिवीजन करो तो आसानी से समझ पाओ कि कारक, कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक, कर्म कारक, पूरे कारकों को आसानी से आप समझ पाओ कि किसे हम कहते हैं। इसलिए मैंने बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषाएं लिखवाई हैं। मैं बच्चों बस यही चाहती हूँ कि आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए, आप अपने हिंदी का कोर्स अच्छे से कवर कर लो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। बस यही मैं चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट किया है। और इस टॉपिक को पढ़ने से जिस भी बच्चे को अगर मदद मिली हो तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं। मैं बार बार आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं, इसीलिए कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये मेरा ये छोटा सा प्रयास है वो आप लोगों तक पहुँचा है या नहीं। तो बच्चों, ये हो गया है आपका टॉपिक फिनिश। और हाँ, एक बात और, मैं अपनी हर वीडियो में यही कहूँगी कि आप मेरी गुरु दक्षिणा आपसे मैं लेना चाहूँगी। तो मैं आपसे अपनी गुरु दक्षिणा इस तरह से लेना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्यारा से एक कमेंट कीजिए। अगर टॉपिक समझ में आया है तो भी कीजिए, नहीं आया तो भी कीजिए कि टॉपिक में क्या समझ में नहीं आया। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में उन बातों का ध्यान रखते हुए टॉपिक को क्लियर करूंगी कि जिन बच्चों को जो समस्या है उनको पूरी तरह से दूर करने की समस्या कोशिश करूंगी।
मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे चैनल का नाम है अचीव ड्रीम। तो ये मैंने अपने चैनल का नाम इससे रखा है क्योंकि ये हमारा ड्रीम ही होता है कि हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और जो हमारे सपने हैं वो साकार हो जाएं। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है अचीव ड्रीम। चलिए तो अब कुछ एग्जांपल्स, पहले मैं आपको एक ग्राफ बनाती हूँ, फिर से एक सारणी बनाती हूँ और उसमें मैं आपको फिर से लिखवाती हूँ विभक्ति चिन्ह और सारे कारक कौन कौन सी विभक्ति के हैं, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप देख लीजिए, लिख लीजिए पहले आप ये। तो ये मैंने कारक का चार्ट आपको बना दिया है, देख लीजिए आप एक बार। कारक 8 प्रकार के होते हैं। विभक्ति ये मैंने बता दी है कारक की कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं। तो ये है हमारे कारक और ये है हमारे कारक चिन्ह, जिनको हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। तो देखिए, ये कर्ता कारक हमारा प्रथमा विभक्ति होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कर्ता कारक कौन सी विभक्ति होती है तो हम आंसर में बोलेंगे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक हमारा क्या होता है? क्रिया को करने वाला कारक कर्ता कारक कहलाता है। जो क्रिया को करे, जो किसी भी काम को करने वाला जो संज्ञा या सर्वनाम होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने या शून्य है। शून्य का मतलब ये हो गया कि कभी कभी वाक्य में कोई भी चिन्ह नहीं होता, विभक्ति चिन्ह नहीं होता, तो उसे हम शून्य हमने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का होता है और इसमें जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। कर्म कारक की पहचान हम करेंगे कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो शब्द हमारा कर्म कारक कहलाता है। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को या शून्य। शून्य का मतलब वही, अगर वाक्य में कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है तो हम उसे शून्य बोलते हैं। तो कर्म कारक में कभी कभी ये होता है को विभक्ति चिन्ह नहीं होता उसमें। तीसरा है हमारा कर्ण कारक। कर्ण कारक में हमारी तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति हमारी कर्ण कारक। तो कर्ण कारक की डेफिनेशन हमारी हो जाएगी जिस साधन से क्रिया हो, मतलब हम किसी भी काम को जिस साधन के द्वारा करते हैं उस साधन को कर्ण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से, द्वारा, साथ, के, कारण। मतलब साधन मतलब जैसे मैंने कहा कि मैंने सब्जी को चाकू से काटा, तो सब्जी काटने का जो काम हमारा संपन्न हुआ है किस साधन के द्वारा हुआ है? चाकू से। तो चाकू हमारा यहाँ पे कर्ण कारक है। चौथा है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक हमारा चतुर्थी विभक्ति होता है जिसके लिए क्रिया की गई हो। संप्रदान कारक का मतलब ये है हमारी चतुर्थी विभक्ति और इसमें आएगा जिसके लिए क्रिया की गई हो। अगर मतलब हम संप्रदान में होता है कि अगर हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं या किसी को कुछ दान देते हैं तो जिसके लिए हमने वो काम किया या दान दिया उस व्यक्ति में संप्रदान होता है। जैसे मैंने शीला को दक्षिणा दी, या फिर ये बोल दो कि राम ने साधु को दक्षिणा दी। तो राम ने जो साधु को दक्षिणा दी है तो उस साधु में संप्रदान कारक होगा। या फिर राम ने रावण को धनुष बाण से मारा सीता के लिए, तो हम इस सेंटेंस को बोलेंगे राम ने सीता के लिए धनुष बाण से रावण को मारा। तो उन्होंने रावण को मारने का काम किसके लिए किया है? सीता के लिए किया है। तो सीता में क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। तो यहाँ पे संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह होते हैं के, लिए, को, हेतु। पंचमी विभक्ति होती है हमारी आपादान कारक। आपादान कारक की क्या होती है? विभक्ति पंचमी होती है। तो इसमें हमारा भाव आता है जिससे पृथकता हो और इसका कारक चिन्ह होता है से। आपादान कारक का मतलब ये होता है जहां वाक्य में हमें अलगाव की भावना प्रकट हो रही हो। जैसे किसी भी चीज से अगर कोई चीज अलग हो रही है तो वहां पे हमारा आपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो जो पत्ते हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, अलगाव की भावना है, तो पेड़ में हमारा क्या होगा बच्चों? आपादान कारक होगा। तो यहाँ पे हमारा से जो है कारक चिन्ह है। या फिर दूसरा सेंटेंस ये अगर हम कर ले कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है, तो हिमालय में हमारा क्या होगा? आपादान कारक होगा। ये देखिए षष्ठी विभक्ति, तो संबंध कारक, ये है हमारा छठा कारक। कौन सा है? संबंध कारक। तो षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक, जिससे संबंध प्रकट हो।
और इसका कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। संबंध कारक का मतलब होता है अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रकट हो तो वहां पे हमारा संबंध कारक होता है। जैसे ये मेरा गांव है, तो मेरा जो संबंध है मेरे गांव से प्रकट हो रहा है, तो वहां पे मेरा जो है वहां पे संबंध कारक है। जैसे मैं कहूंगी ये मेरी पेंसिल है, तो मेरी में री जो होगी, वो जो री है वो संबंध कारक है। तो ये मेरी पेंसिल है, तो पेंसिल में, जैसे ये मेरा मार्कर है, तो इस मार्कर का संबंध मुझसे प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे संबंध कारक होगा। तो इसमें विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होंगे। अगला वाला कारक है अधिकरण कारक। तो इसमें अधिकरण कारक में विभक्ति कौन सी आएगी? सप्तमी विभक्ति इसमें आएगी। अधिकरण कारक में क्रिया करने का स्थान या आधार। अधिकरण का मतलब होता है बच्चों कि जहां पर क्रिया करी जा रही है, जो आधार पे क्रिया संपन्न हो रही है, वहां पे अधिकरण कारक होगा। जैसे पेड़ पर चिड़ियाएं बैठी हैं, तो चिड़िया कहाँ पे बैठी है? पेड़ पर बैठी है, तो पेड़ क्या हो गया? आधार हो गया। श्याम बाइक पर जाता है, तो बाइक क्या हो गई? बाइक हो गई हमारी आधार। श्याम बाइक पे जाता है, आधार। तो जो आधार होता है वो हमारी क्या हो गई? अधिकरण कारक हो गई। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। में या पर इसका विभक्ति चिन्ह होता है। अगला है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक में बच्चों प्रथमा विभक्ति लगती है, क्योंकि संबोधन का पहले आप मतलब समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि प्रथमा विभक्ति इसमें क्यों लगती है। संबोधन किसी को पुकारना या संबोधित करना, किसी को पुकारना या संबोधित करने करने में संबोधन कारक होता है। जैसे हम कहते हैं अजी सुनते हो, तो हम किसी को पुकार रहे हैं। या हम कहते हैं हे भगवान इसे स्वस्थ कर देना, तो हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे भगवान इसे स्वस्थ कर देना। तो यहाँ पे हमारा होगा संबोधन कारक, क्योंकि हम किसी को पुकार रहे हैं, तो जहाँ पे पुकारा जाता है वहां पे संबोधन कारक होता है। तो यहाँ पे हे भगवान, अजी सुनते हो, अरे इधर आओ, तो इस तरीके के यहाँ पे शब्द पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये वाला चिन्ह अवश्य आपको देखने को मिलेगा संबोधन कारक में, ये वाला चिन्ह आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो और संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति इसलिए हो रही है क्योंकि संबोधित किसके द्वारा किया जा रहा है? किसी को पुकारा जा रहा है, किसी को बुलाया जा रहा है, तो वो पुकारने और बुलाने का जो काम है वो कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। और कर्ता में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए संबोधन कारक में हमारी प्रथमा विभक्ति होती है बच्चों। तो ये आप जान लो कि कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये मैंने आपको बता दिए हैं। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। और ये मैंने शॉर्टकट में आपको कारक की डेफिनेशन समझा दी है, और ये यहाँ पे मैंने आपको कारक चिन्ह बता दिए हैं। तो बच्चों हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम संबोधन कारक और संबंध कारक को नहीं गिनते। कभी कभी क्या होता है कि हम संबंध कारक और संबोधन कारक को नहीं गिनते। तो ये भी हो जाता है कि हिंदी में हम 6 कारक को मानते हैं। अगर ऑप्शन में ये आए कि हिंदी में कारकों की संख्या बताइए, तो अगर ऑप्शन में 8 है तो आपको टिक करोगे आंसर। और अगर ऑप्शन में 8 नहीं है, कारकों की संख्या 6 दे रखी है, तो आपका सही आंसर 6 होगा। तो हिंदी में 6 भी हो सकती है कारकों की संख्या और 8 भी हो सकती है, पर 6 ये कब होगी? जब अगर ऑप्शन में 8 आंसर ना हो, तब ये हमारी 6 होगी। तो आई होप आपको ये चार्ट आप लिख लीजिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं जो एग्जाम्पल्स और आपको दूंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी, वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको कल की क्लास में, क्लास 2, ये हमारी क्लास 1 थी आज, अब मैं क्लास 2 में आपको कारक 8 कारकों की प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे आपको कारक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, तो आप इनको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड नाइट।